अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे देश में जो ये इलेक्शन का इतना बड़ा खेल होता है, इसका रेफरी आखिर है कौन? देखिए, ये जिम्मेदारी है भारत के चुनाव आयोग की। पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये रेफरी वाकई एक फेयर गेम करा रहा है या फिर बस साइड में खड़ा होकर सब देख रहा है? चलिए, आज इसी बड़े सवाल की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त हूं, भारत सरकार का नहीं। ये बहुत पावरफुल शब्द है टीएन शेषन के। एक ऐसा नाम जो इलेक्शन कमीशन की ताकत और उसकी आजादी का, मतलब इंडिपेंडेंस का सिंबल बन गया। उनका बस ये एक सेंटेंस हमें याद दिलाता है कि कमीशन को किसी भी सरकार के दबाव से बिल्कुल आजाद होना चाहिए। और यही यही हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हो रहा है उसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जिसे कई लोग इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता का, कह सकते हैं कि गोल्डन एरा मानते हैं। टीएन शेषन का दौर एक ऐसा समय था जब नेता चुनाव आयोग से सच में डरते थे। लोग उन्हें मुश्किल कहते थे। क्यों? क्योंकि वो नियमों को लेकर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं थे। जैसा उन्होंने खुद कहा था, वो एक फुटबॉल रेफरी की तरह थे। अगर आपने कोई गलती की तो बस येलो या रेड कार्ड के लिए तैयार रहिए। और ये स्क्रीन पर जो आप तलना देख रहे हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ था शेषन का दौर, डर, अनुशासन और सबसे जरूरी निष्पक्षता। और दूसरी तरफ हैं आज के हालात, जिन पर लगातार समझौते, चुप्पी और विवादों के आरोप लगते रहे हैं। यहीं से आज की दिक्कतों की कहानी शुरू होती है। अब देखते हैं कि ये जो बदलाव है, ये इंडिविजुअल लेवल पर, मतलब व्यक्तिगत स्तर पर कैसा दिखाई देता है। अब हमारा फोकस उन इलेक्शन कमिश्नर्स पर रहेगा जिन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब जरा अशोक लवासा के केस को देखिए। ये मामला ना एक तरह की वार्निंग स्टोरी जैसा लगता है। हुआ ये कि 2019 में उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जुड़े कुछ फैसलों पर अपनी असहमति जताई। और इसके ठीक बाद क्या होता है? उनके परिवार के 5 लोगों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच शुरू हो जाती है। और फिर नतीजा, अगस्त 2020 आते आते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और ये कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। इसी साल मार्च में, मतलब जनरल इलेक्शन के ऐलान से बस कुछ ही दिन पहले, एक और इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल अचानक से इस्तीफा दे देते हैं। जरा सोचिए, देश का सबसे बड़ा चुनाव सिर पर है और 3 सदस्यों वाले कमीशन में 2 कुर्सियां एकदम से खाली हो गईं। पर ये सिर्फ कुछ कमिश्नर्स की अलग अलग कहानियां नहीं हैं। अब हम उन बड़ी सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स पर नजर डालेंगे जो पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर रही हैं, जैसे लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब हो जाना, हेट स्पीच पर कोई एक्शन ना लेना और इलेक्शन के डेटा में गड़बड़ियां। क्या ये सब किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? ये नंबर देखकर शायद आप चौंक जाएंगे। 47 लाख। जी हां, करीब करीब इतने नाम वोटिंग लिस्ट से हटा दिए गए। ये एक स्पेशल प्रोसेस के तहत हुआ। पर चिंता की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में कोई ठोस वजह बताई ही नहीं गई। मतलब किसी का वोट जो उसकी पहचान है, वो बस लिस्ट से गायब हो सकता है। अब बात करते हैं हेट स्पीच की। जो सोर्स मटेरियल है उसके मुताबिक एक ही पॉलिटिकल पार्टी और उससे जुड़े लोगों की तरफ से दी जाने वाली हेट स्पीच की घटनाओं में 1 साल के अंदर 580% का उछाल आया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि चुनावी माहौल में जहर किस तेजी से घुल रहा है। और जब एक्शन की उम्मीद होती है तो अक्सर चुप्पी मिलती है। जैसे जब प्रधानमंत्री पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने के आरोप लगे तो कमीशन ने उन्हें सीधे नोटिस नहीं भेजा, बल्कि पार्टी प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी। या फिर 2019 में जब वोटों की गिनती में गड़बड़ी के सवाल उठे तो वो डेटा ही कथित तौर पर हटा दिया गया। ये सारे उदाहरण एक तरह के पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। अब हम एक और बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं। इन सारी घटनाओं से भी ज्यादा जरूरी एक बुनियादी बदलाव हुआ है, और वो बदलाव ये है कि अब इन रेफरीज को चुना कैसे जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बहुत साफ साफ कहा था, जो व्यक्ति अपने नियुक्त करने वाले का कर्जदार होता है, वो देश के प्रति अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा सकता। सीधे शब्दों में कहें तो अगर सरकार ही रेफरी को चुनेगी तो क्या वो रेफरी कभी सरकार के खिलाफ सीटी बजा पाएगा? देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्मूला दिया था। कौन चुनेगा इलेक्शन कमिश्नर? प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस। सिंपल। लेकिन फिर सरकार एक नया कानून लेकर आई और पूरा खेल ही बदल दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस को इस कमेटी से हटा दिया और उनकी जगह ले आए एक कैबिनेट मंत्री। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब यह है कि अब सिलेक्शन कमेटी में सरकार की 2-1 से मेजॉरिटी हो गई। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? दांव पर क्या लगा है? ये बात सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नहीं है,
ये बात भारत के लोकतंत्र की सेहत की है और दुनिया भर में हमारी इमेज की है। दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स अब भारत के लिए एक नया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। इसका मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां चुनाव तो होते हैं, पर खेल के नियम पहले से ही एक टीम के फेवर में झुके हुए होते हैं। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े भी कुछ ऐसी ही कहानी बता रहे हैं। वीडेम की 2024 की रिपोर्ट को ही देख लीजिए। डेमोक्रेसी के दो बड़े इंडेक्स में 179 देशों में से भारत की रैंक 104 और 110 है। और ये सिर्फ एक रिपोर्ट की बात नहीं है। 2021 में एक और बहुत जानी-मानी संस्था, फ्रीडम हाउस, ने भारत का स्टेटस फ्री से घटाकर पार्शियली फ्री यानी आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया था, और तब से वही स्टेटस बना हुआ है। ये एक चिंताजनक पैटर्न तो जरूर दिखाता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, जब लोकतंत्र के इस बड़े खेल में रेफरी की ईमानदारी पर ही सवाल उठने लगें, तो फिर उस खेल का क्या मतलब रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।